हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम थ्री डायमेंशन में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और अब हम कांस्टेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, इन सम रीजन द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन 3D। तो फिर वहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है। एंगुलर पार्ट हम कर चुके हैं, तो केवल रेडियल पार्ट का वो करते हैं और यहाँ पे जनरल आउटलाइन है। स्पेसिफिक केसेस पे हम तब जाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल, द जनरल सॉल्यूशन। ओके, दैट इज इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। जिस किसी रीजन में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, सब जगह कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, किसी पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट है तो उस रीजन के सॉल्यूशन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं वन डायमेंशनल केस में। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी रीजन में, तो वहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन सिंपली इस फॉर्म की बनती है, साइड डबल डैश प्लस के स्क्वायर कांस्टेंट हो जाता है उस केस में। इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो हमेशा इसी तरह की होती है वन डायमेंशनल केस में, बट के स्क्वायर होता है 2m/h क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो के भी एक्स का फंक्शन होगा, नॉट कांस्टेंट। बट इफ v इज कांस्टेंट इन सम रीजन, तो k बिकम्स कांस्टेंट। ओके, फिर ये हार्मोनिक ऑसिलेटरी इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशंस या तो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या साइन और कॉस, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस आप ले सकते हैं कौन सा आप पिक करना चाह रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली यहीं पे यहाँ भी आपको कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो अबाउट इट। ये हमारी रेडियल इक्वेशन है। ओके, ये रेडियल इक्वेशन, ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। ओके, इस केस में मैं यू इक्वेशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ओके, यू इक्वेशन से को एक पर्टिकुलर वैसे L = 0 केस में यू इक्वेशन को देखा जाए तो वहाँ से थोड़ा हेल्प मिलती है, बट हम सीधे आर इक्वेशन से ही वो करेंगे। पोटेंशियल अगेन v विच इज़ अ फंक्शन ऑफ r ओनली। हम स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो v वैसे भी केवल r का फंक्शन था, लेकिन अगर वो r पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू सम वैल्यू v विच इज़ कांस्टेंट इन सम रीजन। ओके, तो फिर के स्क्वायर जो यहाँ पे आ रहा है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ r, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा 2m/² ई माइनस वी। v की r डिपेंडेंस नहीं है किसी रीजन में, v कांस्टेंट है पूरा रीजन में, तो के स्क्वायर भी उस रीजन में क्या होगा, कांस्टेंट। बट स्टिल रिमेंबर, डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो v से ज़्यादा है या v से कम है, उस पर डिपेंड होते हुए ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो के स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो k जो है आपका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में हमारे पास इस तरह की चीज़ आई थी, तो फिर हम, क्योंकि हम केवल रियल क्वांटिटीज से डील करना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, तो हमने जहाँ पे के इमेजिनरी टाइप का बनता है तो उसकी जगह आइटा कापा टाइप की चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दैट विल ऑल्सो कम लेटर। ओके, तो लेकिन ओवरऑल पॉइंट यह है के अभी क्या है, कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ओके, आपको हर बार एक चीज़ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम इसका जो फर्स्ट वाला स्टेप है ये करेंगे, नेक्स्ट वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। बेसिकली अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि r है उसको k से मल्टीप्लाई करके एक नया वेरिएबल रो डिक्लेयर करें। ओके, रो इज़ द न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रो डायमेंशनलेस वेरिएबल होगा, k जो है वेव वेक्टर, इसकी डायमेंशन 1 लेंथ की होती है, r की डायमेंशन लेंथ की। रो बेसिकली डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल है, तो अगर आप करस्पॉन्डिंगली चेंज करें 1/r की जगह k 1/रो आ जाएगा, और जहाँ d/dr है उसके जगह k d/रो एट्सेट्रा। ये सारे चेंजेस अगर आप इस इक्वेशन में करें, इस रेडियल इक्वेशन में करें, तो ये रेडियल इक्वेशन इस तरह से होती है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म में k 4 जगह आता है, k⁴, के स्क्वायर इस टर्म में पहले से है, L प्लस वाले टर्म में अपॉन r स्क्वायर की जगह अपॉन रो स्क्वायर एक्स्ट्रा के स्क्वायर। तो के स्क्वायर का टर्म सब जगह से ओवरऑल एक कैंसिल हो जाता है, तो इक्वेशन में से k आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। और इनफैक्ट मैं यहीं पे आपको रिजल्ट बता दूं, ये तो एक बार केवल मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज फ्रॉम फ्यूचर ऑनवर्ड्स आप केवल इतना इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दें तो आप कह सकते हैं ये इक्वेशन जो है ये स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन की इक्वेशन है। ओके, विच विल डिस्कस नेक्स्ट। और फिर आप सीधे रिजल्ट कोट कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमारी रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ओके, बट फॉर द टाइम बिंग एक बार मैं जरा डिस्कस कर लूँ। इस इक्वेशन को हम एक और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब की बार मैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी चेंज कर रहा हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल अभी तक कैपिटल R है, जो अब रो का फंक्शन है, रो इज इक्वल टू KR। ठीक है, R की जगह हम रो ले आए हैं, तो R इज अ फंक्शन ऑफ रो। रो की जगह, R की जगह मैंने एक नया फंक्शन D इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, D अपॉन रूट रो इज इक्वल टू R। ये U की तरह ही है लगभग, सोचिए, लेकिन U के केस में फैक्टर दूसरा होता था, यहाँ पे फैक्टर दूसरा है, रूट रो का फैक्टर है। ओके, ये क्यों कर रहे हैं चेंज, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये इक्वेशन अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस, ठीक है, कुछ लेट मी जस्ट कट दिस, ये कन्फ्यूजन का पॉइंट है। एक्चुअली पहले मैं सिंबल U यूज़ करना चाह रहा था, लेकिन U हमने किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया है, तो फिर मैं कैपिटल U इस्तेमाल करना चाह रहा था, पर ओवरऑल U के यूज़ से कन्फ्यूजन ही होगा, तो मैंने इसलिए D/रूट रो लिखा है। ठीक है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी चेंज कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल को भी चेंज कर दिया। इसके बाद इस इक्वेशन में आपको dr/dy की वैल्यू की जरूरत है, फिर उसको रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एक और डिफरेंशिएशन करना है वगैरह वगैरह। ये सब मैंने इन स्टेप्स में डिस्क्राइब कर रखा है। ओके, यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड लुक एट देम कि फर्स्ट टर्म किस तरह से होगा वगैरह वगैरह वगैरह। फाइनली अगर आप ये सारी सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में करें, रिडल इक्वेशन में, तो योर इक्वेशन कम्स टू बी लाइक दिस। ये रो स्क्वायर d डबल डैश प्लस रो d डबल डैश प्लस रो स्क्वायर माइनस l प्लस हाफ स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अगर आप r के टर्म में ही वर्क कर रहे होते, माना आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज नहीं करते, तभी भी इक्वेशन की फॉर्म ऑलमोस्ट सेम बनती है। बस चेंज क्या होता है, रो की जगह r है तो r स्क्वायर d डबल डैश प्लस r d डैश प्लस ये टर्म रो की जगह k स्क्वायर r स्क्वायर बनता है। ओके, अदरवाइज ये तो ये दोनों फॉर्म आपको मिल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सोर्स से पढ़ रहे हैं, ये दोनों फॉर्म्स। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बट हमारे केस में अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं इसके बाद पेज टर्न करूँगा। जो लास्ट फैक्टर है, जो d के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, वो है रो स्क्वायर माइनस l प्लस हाफ स्क्वायर। l जो है वो 0, 1, 2 इंटीग्रल वैल्यूज़ लेता है और उसमें आप हाफ और ऐड कर रहे हैं, तो ये टर्म जो है किसी हाफ इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर है। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, क्योंकि अब मैं इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने वाला हूँ। ओके, इनफैक्ट ये इस पेज पे मैंने फिर से वो जो डी के लिए हमें इक्वेशन ऑब्टेन हुई, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को अप्रोप्रिएटली चेंज करके इक्वेशन को इस फॉर्म में कास्ट कर दिया था। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है जिसे हम कहते हैं बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अभी तक हम बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस की वो स्टडी कर चुके हैं, लेजांद्रे, श्वेटेड लेजांद्रे, लेगोरे, हर्माइट वगैरह वगैरह, और हर किसी की एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे ही आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देती है वो पर्टिकुलर, तो आप कहते हैं अरे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ये वाला स्पेशल फंक्शन है। उसी तरीके से एक इक्वेशन जो बहुत फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में आती है वो ये इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस वाई डैश ओवर एक्स प्लस 1 माइनस न्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई। वाई इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और न्यू कोई कांस्टेंट है। ओके, सम नंबर, और उसका स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। न्यू इंटीजर भी हो सकता है, हाफ इंटीजर भी हो सकता है, और इंटीजर होना जरूरी भी नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है। ओके, दिस, तो इसी इक्वेशन को कहते हैं बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आप एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन कई बार आपको इस फॉर्म में भी दिखेगी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। आप इस फॉर्म और इस फॉर्म को कंपेयर कीजिए। ये जो इक्वेशन है डी की इक्वेशन, ये मेहनत हमने की इसीलिए थी। ये जो डी की इक्वेशन है आप सीधे कह सकते हैं ये बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्होंने सॉल्व कर रखी है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। हम यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पहले नहीं पढ़ी है मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आप जस्ट उसको अपने माइंड में बैठा लेंगे और फिर हम उसे यूज़ करेंगे। ओके, इनफैक्ट बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स में कहाँ अराइज होती है, लेट मी जस्ट कोट। हेल्महोल्ट्ज़ टाइप इक्वेशन जो होती है, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई टाइप इक्वेशन इक्वल टू 0 टाइप इक्वेशन जो होती है, आप ऐसी इक्वेशन या वेव इक्वेशन जो होती है, अगर आप इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करें तभी भी इस तरह की इक्वेशन अपीयर होती है। या अगर कांस्टेंट पोटेंशियल के केस में, कांस्टेंट वाले जब के कांस्टेंट हो, उस केस में स्फेरिकल पोलर में जाएं, जैसा कि हम इस पर्टिकुलर केस में कर रहे हैं, तो आपको ये वाली इक्वेशन देखने को मिलती है। तो ये इक्वेशन बहुत फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों में से जिन्होंने वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स किया होगा, ओके, और उसमें सर्कुलर वाले केस में, सर्कुलर मेम्ब्रेन के केस में अगर आप सॉल्यूशन करने जाएं तो वहाँ पे इसी ये इक्वेशन मिलती है। तो इसीलिए आपके सॉल्यूशंस में वहाँ बेसल्स फंक्शंस आते हैं। ओके, बट द पॉइंट इज, इस तरह की इक्वेशन कहीं पे भी मिले तो आप कहेंगे ये बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो ये न्यू है ये इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन हमारे केस के लिए आप ध्यान रखें, हमारे केस में हम न्यू के इंटीजर या बाद में तो हम केवल हाफ इंटीजर की बात करेंगे, अदरवाइज ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यू नॉन इंटीजर भी हो सकता है। ओके, 2 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। बाद में हम हमारे लिए जो रेलिवेंट केस होगा उसमें केवल हाफ इंटीजर, या तो हाफ या 3/2 या 5/2, वो वाला केस इंटरेस्टिंग होगा। बट अब इस मेथड को जो सॉल्व करने का तरीका है, माना आपके सामने ये इक्वेशन किसी ने लिख दी, इसको सॉल्व करने का तरीका एक्चुअली होता है सीरीज सॉल्यूशन मेथड, जो हम कई बार कर चुके हैं। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपको जरूरत भी नहीं है करने की, लेकिन सीरीज सॉल्यूशन मेथड से आपको इसका एक समेशन सीरीज मिलती है, सम कोफिशिएंट इनटू एक्स की सम पावर, एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, ऐसे ही। और सीरीज सॉल्यूशन मेथड से अगर आप इसे सॉल्व करें तो इस इक्वेशन के आपको एक्चुअली 2 अलग अलग सीरीज सॉल्यूशन मिलते हैं, मिलने भी चाहिए। ये एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो इसके 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो उन सॉल्यूशंस का जो नामकरण किया जाता है, उनको जो नाम दिया जाता है, उनका नाम है, एक को लिखते हैं जे न्यू एक्स, क्योंकि वो सॉल्यूशन इस न्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। न्यू की वैल्यू 1 है तो कुछ और सॉल्यूशन बनेगा, 5 है तो कुछ और, 7.2 है तो कुछ और। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ न्यू,
इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनता है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे लिखते हैं जे न्यू एक्स। ओके, जे जो फंक्शन है इसका नाम ही बेसल्स फंक्शन है। ओके, अच्छा, और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसे जे माइनस न्यू। ओके, एक सॉल्यूशन बनता है जे न्यू और एक बनता है जे माइनस न्यू। दोनों सीरीज सॉल्यूशन होते हैं। मैंने सीरीज यहाँ पे लिखी नहीं है, जस्ट इंडिकेट करने के लिए मैंने समेशन के साइन इसलिए लिखे थे। हाँ, ये कोई सीरीज सॉल्यूशन ऑब्टेन होते हैं। जिस तरह के सीरीज सॉल्यूशन के मेथड हम करते हैं, इन दोनों के लिए आपको इनफाइनाइट सीरीज इस मेथड से ऑब्टेन हो सकती है। ओके, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब न्यू इंटीजर होता है, न्यू कुछ भी हो सकता है, तो उस समय दो अलग अलग सॉल्यूशन मिले, जिसमें से एक को जे न्यू कहते हैं, एक को जे माइनस न्यू कहते हैं। लेकिन जब न्यू इंटीजर होता है तो ये जे माइनस न्यू एक्चुअली जे न्यू से सीधे सीधे रिलेटेड होता है। इन दोनों के बीच एक प्लस या माइनस साइन का अंतर होता है। जे माइनस न्यू हो जाता है जे न्यू इंटू -1 की पावर न्यू, डिपेंडिंग ऑन न्यू इवन है या ऑड है। अगर न्यू इंटीजर है तो न्यू या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर न्यू इवन है तो जे माइनस न्यू और जे न्यू एक ही बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, जे -2 बराबर J2 होगा, जबकि जे -3 होगा -J3। तो जब न्यू इंटीजर होता है तो ये जो नेगेटिव वाले हमारे बेसल्स फंक्शन थे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है पॉजिटिव वाले बेसल्स फंक्शन से। जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव कह रहा हूँ, मेरा मतलब न्यूज़ है, जे न्यू और जे माइनस न्यू। नॉर्मली तो ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। पर न्यू अगर इंटीजर हो जाए तो उस केस में ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो उस केस में न्यू जब इंटीजर है तो इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो हम डिस्क्राइब करते हैं, एक तो जे न्यू ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जे माइनस न्यू भी बेसिकली उसी के बराबर है। तो एक सॉल्यूशन तो जे न्यू एक्स, और दूसरा सॉल्यूशन हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, जे न्यू और जे माइनस न्यू का इस तरह का कॉम्बिनेशन एक बनाया जाता है, कॉस न्यू एक्स इंटू जे न्यू एक्स माइनस जे माइनस न्यू एक्स। ये दो सॉल्यूशंस, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाले को कॉस न्यू एक्स से मल्टीप्लाई किया, उसमें से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट किया, और साइन न्यू पाई से अगर आप डिवाइड कर दें, दिस प्रॉब्ली मस्ट बी साइन न्यू एक्स, आई विल हैव टू चेक, बट यू कैन लुक इन द लिटरेचर। बट द पॉइंट इज, ये जो सॉल्यूशन है ये अब इस सॉल्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो यही दो सॉल्यूशंस हम आगे इन्हीं की बात करेंगे। इनफैक्ट आप चाहे तो अब इस वाली बात को भूल भी सकते हैं। सिंपली आंसर ये है, अगर बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो इसके जो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, एक जे न्यू एक्स जिसको हम बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और दूसरा ये वाला फंक्शन जो इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड। तो द पॉइंट टू बी नोटेड इज जस्ट, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं पे मिली तो सीधे आप कोट कर सकते हैं, भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है या तो y बराबर जे न्यू एक्स होगा या y बराबर एन न्यू एक्स, बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। और इनफैक्ट इनके इसके अलावा दूसरे नाम भी हैं, और आगे मैं इन्हीं नाम को यूज़ करूंगा। जो बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है इसको सिंपली हम बेसल्स फंक्शन कह देते हैं, और जो बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड है इसे कहा जाता है न्यूमा फंक्शन। ओके, तो सिंपली बेसल्स फंक्शन के सॉल्यूशन क्या है, जे न्यू एक्स एंड एन न्यू एक्स। ये सॉल्यूशन केवल इंटीग्रल केस के लिए नहीं है, अगर न्यू नॉन इंटीजर भी हैं तभी भी ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब इस बीच वाले केस को डिस्कस करने की बात जरूरत नहीं है, जे न्यू और माइनस जे न्यू की बात नहीं है। शुरुआत हमने वहाँ से की कि हाँ सीरीज सॉल्यूशन से ही मेथड सॉल्यूशंस निकालेंगे, पर जब न्यू इंटीजर हो जाता है तो ये दो सॉल्यूशन ना होकर केवल एक सॉल्यूशन रहता है। तो फिर दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो हमेशा काम करेंगे, न्यू इंटीजर हो ना हो, वो ये हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड या सिंपली बेसल्स फंक्शन, और दूसरा न्यूमा फंक्शन। ओके, इस पॉइंट के बाद केयरफुल रहना, जब मैं बेसल्स फंक्शन कहता हूँ एक उसका मतलब इन दोनों से भी हो सकता है, कॉमन नाम भी है बेसल्स फंक्शन, और अदरवाइज बेसल्स फंक्शन का मतलब जे न्यू और न्यूमा का फंक्शन का मतलब एन न्यू, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट आप समझने की कोशिश करना। और जे न्यू एक्स की अगर मैं प्लॉट करूँ, ठीक है, न्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए हम देखें J0, अगर इस इक्वेशन में न्यू बराबर 0 हो तो तब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है अगर हम उसे प्लॉट करें तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट करता है एट x = 0 और फिर डीके करता है। J1 जो है इसके बाद के जितने बेसल्स फंक्शन हैं ये वाले जे न्यू, ये सब 0 से स्टार्ट करते हैं, x = 0 पे 0 होते हैं और फिर ऑलमोस्ट ये साइनोसोडल टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। इसी के बजाय जो एन न्यू एक्स है ये वाले, ये भी साइनोसोडल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ये ओरिजिन पे x = 0 पे -∞ से स्टार्ट करते हैं। ये सारे फंक्शंस x जैसे जैसे कम हो रहा है, अगर आप इधर से आने लगें ये साइनोसोडली वेरी कर रहे हैं, लेकिन x जैसे जैसे 0 की तरफ हो रहा है ये सब -∞ की ओर टेंड हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे कहते हैं ये फंक्शंस ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड नहीं है। अब मैं केवल न्यू की इंटीजर वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। न्यू की इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जे तो सारे के सारे वेल बिहेव्ड हैं, पर जो एन है न्यूमा फंक्शन है वो ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड नहीं होते हैं, बाकी सब जगह ये वेल बिहेव्ड हैं। इनफैक्ट ये जो फंक्शंस हैं ये मोर और लेस जो हैं
साइन फंक्शन की तरह होते हैं। एग्जैक्टली साइन तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि देखो साइन फंक्शन के दो बिहेवियर है, एक तो साइन का एम्पलीट्यूड हर जगह बराबर होता है, और दूसरा उसकी पीरियोडिसिटी बराबर होती है, उतने इंटरवल बाद वो फिर अपने आप को रिपीट करता है। ये देखने में आपको लग सकता है अच्छा ये साइन की तरह बिहेवियर हो रहा है, इनफैक्ट काफ़ी हद तक इनका बिहेवियर साइन या कॉस की तरह होता है, लेकिन द पॉइंट इज एक तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता जाता है। इनका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, पर दिमाग में बैठाने के लिए आप ये रख सकते हैं, ये कुछ साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एक डिनोमिनेटर में एक फैक्टर इसे डिवाइड कर रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम, आगे जाते आते ये फंक्शन डिके कर रहे हैं, ओके, डिके कर रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक साइन जैसा बिहेवियर है। और दूसरा, साइन की जो साइकिल होती है, एक साइकिल, वो उसका पीरियड हमेशा बराबर होता है, इनके साइकिल का पीरियड बराबर नहीं होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को ये फंक्शन बेसल या न्यूमा फंक्शन कट कर रहा है, ये फिजिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं जीरोज ऑफ द बेसल फंक्शन, ओके। तो बेसल फंक्शन आप दिमाग में थोड़ा ऐसा बैठाने की कोशिश कीजिए, कुछ हद तक साइन और कॉस की तरह होते हैं, ओके, लेकिन एग्जैक्टली साइन या कॉस नहीं है, ओके। एक तो इनका एम्पलीट्यूड डिके करते जाता है, और दूसरा पीरियोडिसिटी भी इनकी नहीं मेंटेन नहीं होती है, पीरियड इनका चेंज होते रहता है, ओके दिस। फिर आप जैसे बाकी जनरेटिंग फंक्शंस के लिए होता है ऑर्थोनॉर्मलिटी और उनके जनरेटिंग फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन, इन सब की बात कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जिन लोगों ने पढ़ा है बड़ी अच्छी बात है, मैं यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जब आपके पास ये दो सॉल्यूशंस होते हैं तो आप इन सॉल्यूशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा, ओके। जैसे इस केस में वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन में आपके सॉल्यूशन साइन और कॉस भी होते हैं, लेकिन साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन e टू द पावर आइटा थीटा भी बनता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा e टू द पावर आइटा थीटा, और कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा e टू द पावर माइनस आइटा थीटा। तो डिपेंडिंग ऑन द केस आप कभी साइन सॉल्यूशन लेते हैं, कभी कॉस लेते हैं, या कभी e टू द पावर आइटा थीटा या कभी e टू द पावर माइनस आइटा थीटा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैसा ही कुछ आइडिया अब यहाँ पे आ रहा है। आपके पास ये दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर माना ये दोनों सॉल्यूशंस फिजिकली एक्सेप्टेबल हैं तो फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्टेबल होगा। ये फर्स्ट सॉल्यूशन या सेकंड सॉल्यूशन, इनको सुपरपोज करके जो चीज़ बनेगी वो भी सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों के दो बहुत स्पेसिफिक सुपरपोजिशंस हम बनाते हैं, एक जे न्यू प्लस आइटा एन न्यू, इसको प्लस आइटा टाइम्स दिस, और एक जे न्यू माइनस आइटा न्यू, आइटा के साथ एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा करके हम e टू द पावर प्लस आइटा थीटा और e टू द पावर माइनस आइटा थीटा बनाते हैं। यहाँ पे ये जो दो नए फंक्शंस हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए, बेसल्स फंक्शन और न्यूमा फंक्शन को इस कॉम्बिनेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, इनको कहा जाता है हेंकेल्स फंक्शन। और ये दोनों का नाम हेंकेल फंक्शन है। एक को हम कहते हैं हेंकेल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, ये वन जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और हेंकेल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड। न्यू की सेम वैल्यू लेंगे बेसल्स फंक्शन में भी और न्यूमा फंक्शन में भी, और तब उसी ऑर्डर का हेंकेल्स फंक्शन जनरेट होगा। ये न्यू को हम ऑर्डर कहते हैं, माना न्यू की वैल्यू 2 है तो ये होगा बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, N2 न्यूमा फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये जो कॉम्बिनेशन करके ये बनेगा, इसे आप बोलेंगे हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ये ऑर्डर है और ये हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और ऐसे ही ये हेंकेल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड। तो अगर ये दोनों सॉल्यूशंस परमिसिबल है तो फिर हम इन दोनों को अलग अलग ना देख के इन वाले सॉल्यूशंस को देखते हैं कि हेंकेल्स फंक्शन वाला परमिटेड है, ये वाला परमिटेड है तो इसे ले लेंगे, ये वाला परमिटेड है तो इसे ले लेंगे, दोनों परमिटेड हैं तो दोनों को भी ले सकते हैं, ओके। तो दिस तो पॉइंट अब यहाँ से जो आपको कैरी करना है, ऐसी इक्वेशन फिजिक्स में कहीं भी देखने को मिले, आप सीधे कहेंगे अरे ये तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो या तो जे न्यू या एन न्यू होते हैं, या उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड या हेंकेल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड। बट रिमेंबर, हमारी जो इक्वेशन है डी की इक्वेशन तो बेसल्स इक्वेशन से मैच हो गई थी, लेकिन डी तो हमारा, अगर आप देखें इसको कंपेयर करें, हमारी डी की जो इक्वेशन है उसमें न्यू की जगह एल प्लस हाफ है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं जे न्यू या एन न्यू या उनके कॉम्बिनेशन। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, जे जिसमें न्यू की जगह कितना है एल प्लस हाफ, या एन एल प्लस हाफ, बेसल्स फंक्शन ऑफ एल प्लस हाफ ऑर्डर, या न्यूमा फंक्शन ऑफ एल प्लस हाफ ऑर्डर, या हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड ऑफ एल प्लस हाफ ऑर्डर। तो जो डी है ये इनमें से कोई होगा, मैंने ऐसे लिखा है सिम्बॉलिकली। हमारे केस में डी की जो इक्वेशन है उसको देख के पता लगता है अरे ये तो इस बेसल्स इक्वेशन है, लेकिन किस ऑर्डर की, एल प्लस हाफ ऑर्डर की, एल प्लस हाफ ऑर्डर की। तो उसके सॉल्यूशन बेसल्स फंक्शन एल प्लस हाफ ऑर्डर का, या न्यूमा फंक्शन एल प्लस हाफ ऑर्डर का, या उनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं हेंकेल्स फंक्शन। तो अब
हमारा एम डी थोड़ी था निकालना, हमारा एम तो रेडियल वेव फंक्शन निकालना था। रेडियल वेव फंक्शन की का रिलेशन डी से ये था, डी बाई रूट रो। तो इसका मतलब डी अगर इनमें से कोई है या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हेंकेल फंक्शन, तो जो रेडियल वेव फंक्शन होगा वो दिस अपॉन रूट रो होगा या दिस अपॉन रूट रो होगा। अब फिजिक्स में ये वाले फंक्शन की भी जरूरत बार बार पड़ती है, तो इसको एक अलग नाम दे रखा है। जैसे हम लेजेंड्रे और एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं, लेगोरे और एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं, वैसे ही ये वाला जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है बेसेल्स फंक्शन हो हाफ इंटीग्रल ऑर्डर का, आर्बिट्री ऑर्डर का नहीं, हाफ इंटीग्रल ऑर्डर का, एल प्लस हाफ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो हाफ होगी या 3/2 होगी या 5/2 होगी या 7/2 होगी या 9/2 एंड सो। हाफ इंटीग्रल ऑर्डर का कोई बेसेल्स फंक्शन हो, केवल जे नहीं, उसकी जगह एन भी हो सकता है, या हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड भी हो सकता है, या सेकंड भी हो सकता है, कोई भी बेसेल्स फंक्शन हो लेकिन हाफ इंटीग्रल ऑर्डर का हो, और उसके अगर आप रूट रो से डिवाइड कर दें तो अपने आप में जो फंक्शन बनते हैं इनको हम अपने आप से अलग नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं स्फेरिकल बेसेल्स फंक्शन। JL प्लस हाफ अपॉन रूट रो अगर आपको मिलेगा तो उस फंक्शन को आप कहेंगे स्फेरिकल बेसेल्स फंक्शन। NL प्लस हाफ अपॉन रूट रो मिलेगा उसे कहेंगे स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन। ऐसे ही हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है, H1 है लेकिन L प्लस हाफ ऑर्डर का, हाफ इंटीग्रल ऑर्डर का, और कहीं पे ये रूट रो से डिवाइड भी हो रखा है, तो आप कहेंगे अरे ये तो स्फेरिकल हेंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है। और ऐसे ही 2 वाला है तो स्फेरिकल हेंकेल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड। ओके, और हेंकेल्स फंक्शन को, स्फेरिकल फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं उन्हीं सिंबल्स से जिससे इनको डिनोट करते हैं, लेकिन स्मॉल वाले अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल जे से नॉर्मल वाला बेसल फंक्शन, स्मॉल जे से ये वाला बेसल फंक्शन स्फेरिकल बेसल फंक्शन, नॉर्मल वाला न्यूमा फंक्शन स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन। ऐसे ही जो हेंकेल्स फंक्शन है वो ये। लेकिन यहाँ पे हम एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी चूज़ कर लेते हैं। आप इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को देखो, JL प्लस हाफ अपॉन रूट रो तो है ही, लेकिन साथ में रूट पाई बाई 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो हमें आगे हेल्प करता है, तो रूट पाई बाई 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा ले रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ इक्वल नहीं लिखा था, मैंने लिखा था आर रो कुछ इस फॉर्म का है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वैसे भी बाद में सेट होना है, तो रूट जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है स्फेरिकल बेसेल्स फंक्शन की वो ये है, हाफ इंटीग्रल ऑर्डर के बेसेल्स फंक्शन को अगर रूट पाई बाई 2 रो से मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहेंगे स्फेरिकल बेसल फंक्शन बना। हाफ इंटीग्रल ऑर्डर का न्यूमा फंक्शन अगर रूट पाई बाई 2 रो से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका बनेगा स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन। और जैसे इस फंक्शन और इस फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आइटा के साथ हम हेंकेल्स फंक्शन बनाते हैं, वैसे ही इन दोनों को स्फेरिकल बेसल और स्फेरिकल न्यूमा को आइटा के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम हेंकेल्स फंक्शन स्फेरिकल वाले, स्फेरिकल हेंकेल फंक्शन फर्स्ट काइंड और स्फेरिकल हेंकेल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड बनाते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना, राइट हैंड साइड की क्वांटिटी में तो हम L प्लस हाफ लिखते हैं, पर लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी में सिंपली L आता है। तो इसका मतलब क्या है, से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। माना J0 रो कहीं पे आपके पास ये लिख रखा है, आप इसे पढ़ेंगे स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर। स्फेरिकल बेसल फंक्शन में जीरोथ ऑर्डर का बेसल फंक्शन है, पर ये डेफिनेशन से इतना है, रूट पाई बाई 2 रो इंटू जे, एल की जगह 0 है तो हाफ रो। ये नॉर्मल वाला जो बेसल फंक्शन होता है उसके टर्म में डिफाइंड है, पर नॉर्मल वाला बेसल फंक्शन कौन सा, हाफ ऑर्डर वाला। ओके, तो ये पॉइंट है, ये सब में स्फेरिकल बेसल फंक्शन जो होते हैं ये एल प्लस हाफ की जगह उसमें केवल यहाँ एल लिखा जाता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। नॉर्मल बेसल फंक्शन जो है उससे हमारे स्फेरिकल बेसल फंक्शन हमने डिफाइन कर दी। क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम स्फेरिकल बेसल फंक्शन? अरे अगर ये JL/2 प्लस हाफ अपॉन रो के कॉम्बिनेशन को हमने स्फेरिकल बेसल फंक्शन कह दिया तो इसका मतलब क्या है, रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, D अपॉन रूट रो। D अपॉन रूट रो मतलब या तो ये कॉम्बिनेशन अपॉन रूट रो, या तो ये अपॉन रूट रो, या हेंकेल फर्स्ट अपॉन रूट रो, या हेंकेल फर्स्ट अपॉन सेकेंड रो अपॉन रूट रो। तो वही तो क्या है, स्फेरिकल फंक्शंस। तो इस सारे डिस्कशन का पॉइंट यही था, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप सीधे कोट करेंगे, कोई ना कोई स्फेरिकल बेसल फंक्शन होगा। जब मैं यहाँ पे स्फेरिकल बेसल फंक्शन कहता हूँ मेरा मतलब है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों कॉमन फैमिली का नाम मैं यहाँ पे बेसल्स फंक्शन कह रहा हूँ। अदरवाइज हम अपने आप से इसे बेसल कहते हैं, इसे न्यूमा कहते हैं, इसे हेंकेल फर्स्ट, इसे हेंकेल सेकेंड। ओके, लेकिन अब जो आपको यहाँ से आंसर कैरी करना है वो सिंपली ये है, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल रीजन में रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इन चारों में से ही कोई होगा। कौन सा होगा वो बाउंड्री कंडीशन डिसाइड करेंगी, बट आपके पास 4 चॉइसेस है। ओके, तो दिस यू कैन रिमेंबर कि ऑल दीज कैन बी सॉल्यूशंस ऑफ द रेडियल इक्वेशन फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल, द एप्रोप्रिएट वन विल बी चोजन बाय द बाउंड्री कंडीशंस। और जैसे मैंने पीछे कैपिटल J और कैपिटल N के ग्राफ्स आपको दिखाए थे इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए, ऐसे ही स्मॉल j की ग्राफ्स
0 और 1 वैल्यू के लिए, ओके, एल बराबर 0 एल बराबर 1 के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके के हैं। अगेन कुछ जनरल फीचर्स देखें, J0 तो फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट करता है, लेकिन J1 J2 J3 वगैरह सब 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फंक्शन सब जगह फाइनाइट है। स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन जो J वाले हैं ये सब जगह फाइनाइट है, इनका साइनोसोडल बिहेवियर जैसे दिखता है, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा ये डिकेइंग साइन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, मोर और लेस कुछ ऐसा बिहेवियर इनका है, ओके। ऐसे ही जो न्यूमा फंक्शंस हैं, ओरिजिन को छोड़ दें तो ओरिजिन से आगे ये भी साइन या कोसाइन की तरह साइनोसोडल वेरी करते हैं, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है, डीके करते रहते हैं, ओके। लेकिन ओरिजिन पे ये माइनस इन्फिनिटी बनने लगते हैं, ओरिजिन पे इनका बिहेवियर वेल बिहेव्ड नहीं है। दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये तो सब जगह वेल बिहेव्ड हैं जे जो हैं, लेकिन एन जो हैं वो सब जगह वेल बिहेव्ड नहीं है, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। लेकिन इन्फिनिटी की तरफ अगर आप आगे जा रहे हैं लार्ज डिस्टेंस पे, तो वहाँ ये भी वेल बिहेव्ड है, ये भी वेल बिहेव्ड है, ओके दिस। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, आपको सबको वो याद रखने की जरूरत नहीं, पर एक आध आपको अपने पर्पज़ के लिए याद रखने पड़ेंगे। लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर के जो हमारे बेसल्स फंक्शन है J0x वो होता है sin x अपॉन x, और जो N0x होता है न्यूमा फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर वो होता है माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। मैं पीछे से बार बार कहते आया हूँ ये फंक्शन साइन और कॉस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये x का फैक्टर डिनोमिनेटर में है, ये क्या करेगा, जैसे जैसे आप x एक्सिस के अलॉन्ग आगे जाएंगे, x की वैल्यू बढ़ रही है तो आप बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा, कम। तो हैं साइन या कॉस की तरह मोर और लेस, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, ओके। ये J0x है। ऐसे ही J1x का फॉर्मूला भी है, J1 वगैरह तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन J1 का एक्सप्रेशन भी आप देखिए, साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स, इस पर भी साइन और कॉस ही आ रहे हैं, और N1x में भी माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर समथिंग। ऐसे ही मैंने J2 की भी एक्सप्रेशन लिखे हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे या आप इस स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाएं, हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे बनता है, JL प्लस आइटा NL, J0 प्लस आइटा N0 अगर आप ऐड करें 1/x का फैक्टर दोनों में कॉमन आएगा, और आपका cos x प्लस आइटा साइन एक्स बनेगा। आइटा वगैरह आपको कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन cos x प्लस आइटा साइन एक्स या माइनस कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा वो बना, तो वो e आइटा x लिख सकते हैं, और ओवरऑल एक माइनस आइटा का फैक्टर कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस आइटा कॉमन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ आप आइटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n वाले के साथ आइटा मल्टीप्लाई होता है, और जबकि e आइटा x की डेफिनेशन में cos x सीधे आता है और sin x के साथ आइटा होता है, तो ओवरऑल आप एक माइनस आइटा कॉमन लेंगे तब ये बनेगा। प्लस वाले आइटा कॉम्बिनेशन में ये हैंकेल्स फंक्शन फर्स्ट काइंड का लेकिन जीरोथ ऑर्डर का, और हैंकेल्स फंक्शन सेकंड काइंड का लेकिन जीरोथ ऑर्डर का, ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, JL प्लस आइटा NL हैंकेल्स फंक्शन फर्स्ट काइंड, JL प्लस माइनस आइटा NL हैंकेल्स फंक्शन सेकंड काइंड, ये दो याद रखिए, ओके। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, हो सकता है कहीं पे फ्यूचर में हमें जरूरत पड़े तो मैं यूज़ करूँगा। अगर आपको केवल J0x की वैल्यू याद है, ये sin x अपॉन x, तो किसी भी ऑर्डर का जो स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन है वो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। आप इसको इस पे ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करो 1/x d/dx, लेकिन कितनी बार, n बार, और उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दो -1 पावर n x पावर n से। J0x अगर आपको याद है तो उस पर ये वाला ऑपरेशन एक बार करके n की जगह 1 रखो, आपको J1x मिल जाएगा। 2 बार करो n की जगह 2, J2x मिल जाएगा। 3 बार करो J3x। और ये केवल J के लिए नहीं है, ये वाला जो इन फॉर्मूले को हम रेले फार्मूला कहते हैं, ये सारे के सारे स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। अगर आपको N0x पता है तो यही वाला ऑपरेशन मैंने यहाँ से इस एरो से दिखाया है, यही वाला ऑपरेशन आप N0x पे अगर कर दें तो आपको NNX न्यूमा फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर यहाँ से जनरेट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है, जो कि ये है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन अगर ये आपको पता है तो इस पे n टाइम्स ये वाला ऑपरेशन करके आप हैंकेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड nth ऑर्डर का बना सकते हो, और सिमिलरली हैंकेल्स फंक्शन जीरोथ ऑर्डर का सेकंड काइंड वाला उससे स्टार्ट करके। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये रिपीटेडली अप्लाई करके केवल J0x को याद करके आप किसी भी ऑर्डर का बेसिस फंक्शन इन प्रिंसिपल जनरेट कर सकते हैं, ओके दिस। लेकिन हमारे एग्जाम्पल के लिए तो हमें जो केवल इसकी जरूरत पड़ेगी, ओके दिस। लेकिन अब हाँ, एक दूसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, नियर ओरिजिन बिहेवियर इनका कैसा है। ग्राफ से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ओरिजिन के नियर जे जो हैं स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन जो हैं ये तो वेल बिहेव्ड हैं, लेकिन जो स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन है ये ओरिजिन पे आते आते माइनस इन्फिनिटी डाइवर्जेंट होने लगते हैं, वेल बिहेव्ड नहीं है। तो इसकी मैथमेटिकली इस चीज़ का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का है। माना JL रो लिखूँ मैं, इसके आर्ग्यूमेंट को अब मैंने रो लिख दिया, इस समय x के बजाय रो लिखा है, क्योंकि हमारे केस में आप इक्वेशन में चेक कीजिए हमारे पास रो आया था, रो इक्वल टू KR हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो रो के टर्म में हम बात करेंगे।
तो रो अगर जीरो की ओर जाए, नियर दी ओरिजिन मतलब आप बात कर रहे हैं, तो जे एल रो का जो बिहेवियर है वो ऐसा होता है, रो पावर एल अपॉन 2l+1 डबल फैक्टोरियल। ये डबल फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ अगर पीछे नहीं हमने कहीं पे किया है। 2l+1 डबल फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उससे पहले 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1 ये होता है। मैं सीधे आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। 5 डबल फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 × इसके बाद एक नहीं 2 नंबर छोड़ने हैं, 5 के बाद 4 नहीं 3, और 3 के बाद 2 नहीं सीधे 1। ओके, ये डबल फैक्टोरियल है। ओके, अगर आप यहाँ लिखना चाहें 2l+1 और इसके बाद 2l में से 2 घटा दो, सीधे +1 में से 2 घटा दो 2l-1, और फिर 2 और घटा दो 2l-3, और ऐसा ऐसा करते 1 या लास्ट में 2 तक जाएंगे आप। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 या मैक्सिमम 2 तक जाएंगे। ये है डबल फैक्टोरियल नोटेशन, हम इसे कहते हैं। इनफैक्ट इस केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2l+1 हमेशा ऑड क्वांटिटी होगा, तो ऑड क्वांटिटी से स्टार्ट करोगे। 7 का डबल फैक्टोरियल मतलब 7 × 5 × 3 × 1, तो ये डबल फैक्टोरियल नोटेशन है। तो डबल फैक्टोरियल नोटेशन में नियर ओरिजिन बिहेवियर जो स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन का है वो ये है, रो पावर एल अपॉन 2l+1 डबल फैक्टोरियल। जबकि न्यूमा फंक्शन का जो बिहेवियर है -2l-1 डबल फैक्टोरियल ओवर रो पावर l+1। ये डबल फैक्टोरियल के कारण तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रो पावर एल का फैक्टर यहाँ न्यूमरेटर में है, ठीक है, लेकिन यहाँ रो पावर l+1 का फैक्टर डिनोमिनेटर में है। अगर रो 0 हो जाए, 1/0, एल की वैल्यू मिनिमम 0 से स्टार्ट करती है, उसके बाद 1 2 3 4 रो की सम पावर है, पॉजिटिव पावर है, लेकिन रो खुद 0 हो रहा है ओरिजिन पे 1/0, तभी तो ये -∞ बन रहा है, जो बिहेवियर हमें यहाँ देखने को मिला। नियर ओरिजिन बिहेवियर बेसल्स फंक्शन का स्फेरिकल बेसल और स्फेरिकल न्यूमा का ये है, दिस इज़ वेल बिहेव्ड एट द ओरिजिन, दिस इज़ नॉट वेल बिहेव्ड एट द ओरिजिन। और अगर आप इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी से मेरा मतलब है लार्ज, अगर रो लार्ज हो जाता है उस समय इन फंक्शंस का बिहेवियर कैसा होता है, जे एल रो का बिहेवियर होता है 1/रो साइन रो -l π/2, और एन एल रो का बिहेवियर होता है -1/रो कॉस रो -l π/2। अगर आप थोड़ी देर के लिए -l π/2 का फैक्टर भूल जाएं, साइन रो अपॉन रो, मैंने कहा ना बार बार ये साइन की तरह बिहेव करते हैं, और 1/रो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है, ऐसे ही एन एल रो कॉस रो विद अ माइनस साइन 1/रो डिके। और ये -l π/2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे फिजिक्स में, इसे हम कहते हैं फेज शिफ्ट। लार्ज डिस्टेंस पे जाके ठीक है ये डिके करते हैं, साइन की तरह होते हैं, लेकिन साइन से एक डिफरेंस इनका क्या होता है, इनका साइन के मुकाबले जो फेज डिफरेंस होता है, ये l π/2 का फेज डिफरेंस मेंटेन करके चलते हैं साइन या कोसाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये इन्फिनिटी पे ये दोनों वेल बिहेव्ड हैं, साइन या कॉस फंक्शन कहीं पे भी डाइवर्जेंट नहीं होता है। साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू +-1 जाती है, तो साइन या कॉस +-1 बनेगा। और जैसे जैसे रो आप बढ़ा रहे हैं तो आप बड़े और बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फंक्शन तो धीरे धीरे डिके ही करेगा। तो वो चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जे सब जगह वेल बिहेव्ड है, एन इन्फिनिटी पे प्रॉब्लमेटिक है, बाकी जगह ये भी वेल बिहेव्ड है, इन्फिनिटी पे जाके ये भी ग्रेजुअली 0 हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जाके ये भी 0, वही मैथमेटिकली इन एक्सप्रेशन से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से उन चीज़ों को अंडरलाइन किया है, होपफुली जिनको अगर आप याद रखें, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये ना भी याद रखें लेकिन ये अगर आप याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। और उसके अलावा ये बिहेवियर भी आपको याद रखना है। ओके, ग्राफिकली भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन अगर उनके एक्सप्रेशंस भी याद रखें तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि नियर ओरिजिन पे जे एल और एन एल का बिहेवियर कैसा है, और इन्फिनिटी के नियर, इन्फिनिटी या लार्ज रो पे इन दोनों का बिहेवियर कैसा है। और अगर हैंकल्स फंक्शन का बिहेवियर देखें, अब क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जाते जाते ये दोनों वेल बिहेव्ड हैं, तो हो सकता है वहाँ पे सॉल्यूशन में इन दोनों को लेना पड़े, और इन दोनों को जब हम लेते हैं तो वहाँ पे हमारे बनते हैं स्फेरिकल हैंकल्स फंक्शन, स्फेरिकल हैंकल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और स्फेरिकल हैंकल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। हैंकल्स फंक्शन का जो बिहेवियर है नियर इन्फिनिटी या फॉर लार्ज रो, हैंकल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का बिहेवियर है सम कांस्टेंट, या आइटा या माइनस आइटा जो भी होगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेन है e⁻ रो अपॉन रो, वो आप अगेन यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप इनको JL + आइटा NL कॉम्बिनेशन में ऐड करो तो वो e⁻ रो अपॉन रो बनेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आप कांस्टेंट में डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको JL + आइटा NL रो माइनस आइटा NL रो कॉम्बिनेशन में हैंकल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड बनाएं, तो इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए उसका बिहेवियर e⁻ रो अपॉन रो। यहाँ पे मैं उस पॉइंट को वो करना चाहूँगा आपको। हाँ, मैंने शुरू में कहा था जब हमने रेलेल इक्वेशन कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए सॉल्व करनी शुरू की कि ये वन डायमेंशन में साइन या कॉस या e⁻ या e⁻ की तरह बिहेवियर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ डिके टाइप का दिखेगा, साइन कॉस e⁻ रो, लेकिन सब जगह रो का फैक्टर है डिनोमिनेटर में। ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। ओके, तो इन अ सर्टेन सेंस इट रिजेंबल्स दैट। और अब
कहानी का क्रक्स मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको याद रखना है जब भी पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी रीजन में तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लेंगे या तो जे, मैं जे के साथ यहाँ पे एल नहीं लिखा है, हर केस में एल इंप्लाइड है, या तो जे एल रो या एन एल रो या H1 एल रो या H2 एल रो, कौन सा वाला पर्टिकुलर लेना है वो बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से आप पिक करेंगे। जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनको आप अपना सॉल्यूशन ले लेंगे, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनको नहीं लेंगे, उनको छोड़ देंगे। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू एंड दिस बिहेवियर। ओके, नाउ अब एक एग्जाम्पल करते हैं। सिंपलेस्ट जो केस हो सकता था इनफैक्ट 3 डायमेंशन में वो था फ्री पार्टिकल इन 3D। ओके, फ्री पार्टिकल इन 3D एक्चुअली मैंने 1 डायमेंशनल केस जब हमने सॉल्व किया था वहाँ पे 3 डायमेंशनल केस भी मैंने सॉल्व किया था। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सिंपली एक डायमेंशन का सॉल्यूशन e⁻k1x बनता है, दूसरी डायरेक्शन का e⁻k2y, तीसरी डायरेक्शन का e⁻k3z, और तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो e⁻k.r, और प्लस माइनस दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं दिस। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक पार्टिकल जो कि 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है लेकिन कंप्लीटली फ्री है, उसका सॉल्यूशन हमने इतना ऑब्टेन कर रखा है। इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल प्लेन वेव। ओके, के स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे होती है 2m/h²। इतनी क्यों होती है? क्योंकि फ्री पार्टिकल का मतलब है पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम सिंप्लिसिटी के लिए 0 ले लेते हैं। 0 लेना जरूरी नहीं है, आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, बट सिंपलेस्ट केस फ्री पार्टिकल मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, तो सिंपलेस्ट चॉइस से वर्क करें तो बेहतर है। और सिंपलेस्ट चॉइस है v कितना ले लो, 0, तो e-v होता है नॉर्मली, v की जगह 0 तो k²। ओके, लेकिन इस केस में आप लोग ध्यान करें हमें क्वांटाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है तो वो 1 डायमेंशनल केस में जहाँ पे हमने जिस लेक्चर में देखा किया है ऐसे, उस वीडियो को फिर से देखिए, वहाँ पे एक कर रखा है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने फ्री पार्टिकल सॉल्व कर रखा है, लेकिन अब हम इसी प्रॉब्लम को पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करना चाहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हो सकती है? इस समय आपका सिस्टम ये है v = 0, फ्री पार्टिकल मतलब v = 0 या v = c ले लो। स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम का मतलब होता है v किसका फंक्शन होना चाहिए? केवल r का। अगर v 0 है तो वो तो r का फंक्शन भी नहीं है, मतलब ये उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये तो थीटा और फाई पे डिपेंड ही नहीं करता है, आर पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो तो बाद की बात है, पर थीटा और फाई पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम तो है, और अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है तो इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की से ट्रीट किया जा सकता है। एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन वही आएगा, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अब बचा रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। रेडियल इक्वेशन आप लिखेंगे, रेडियल इक्वेशन आप ये वाली आपने रेडियल इक्वेशन लिखी ये, और k² की जगह ये वैल्यू रखेंगे, लेकिन v कितना है? 0, पोटेंशियल सब जगह 0 है, पूरे स्पेस में पोटेंशियल 0 है, तो सिंपली ये। लेकिन अब इसके बाद मुझे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी डिस्कशन किया उसने मुझे बता रखा है अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी रीजन में, और इस समय तो किसी रीजन क्या सब जगह ही पोटेंशियल 0 है, तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीधे सीधे क्या होता है? या तो स्फेरिकल बेसल फंक्शन या स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन। JL रो होता है बेसिकली KR, तो यह सॉल्यूशन या तो JL KR होगा या NL KR, या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, प्लस आइटा या माइनस आइटा वाले हैंकेल्स फंक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन हैंकेल्स फंक्शन की गुंजाइश तब बनती है जब ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन एडमिटेड हों। हैंकेल्स फंक्शन इनके लीनियर सुपरपोजिशन है, अगर ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों अलाउड हैं फिजिक्स द्वारा तो तब तो हैंकेल्स फंक्शन की तरफ देखेंगे, लेकिन पहले इनको तो देख लें। तो जो हमने वो जनरल डिस्कशन पिछले उसमें किया, उसने मुझे बताया आप फ्री पार्टिकल को स्फेरिकल पोलर में सॉल्व कर सकते हो। एंगुलर पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, YLM थीटा फाई तक आप पहुंच गए। रेडियल इक्वेशन आपने लिखी, आपने देखा अरे रेडियल इक्वेशन में तो पोटेंशियल जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, और पोटेंशियल जब कांस्टेंट होता है तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो ये या ये। अब लेकिन जो हमने उसी डिस्कशन में देखा, सॉल्यूशन को हर जगह रेगुलर भी तो होना चाहिए। फिजिक्स में कंडीशन है, ये कोई आर्बिट्री सॉल्यूशन नहीं है, ये वेव फंक्शन का है, पार्ट है, अपने आप में वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हर जगह पे फाइनाइट होना चाहिए, इंक्लूडिंग दी ओरिजिन। फ्री पार्टिकल जो है 3 डायमेंशन में अगर दिखाऊं, ये x में -∞ से +∞, सब जगह वेल बिहेव्ड होना चाहिए वेव फंक्शन। y में -∞ से ∞, z में -∞ से ∞, पूरे स्पेस में इस वेव फंक्शन को वेल बिहेव्ड होना है, मतलब ओरिजिन पे भी वेल बिहेव्ड होना है। ओरिजिन मतलब r = 0, r = 0 मतलब रो की वैल्यू 0। ग्राफिकली ये तो ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड है, पर ये ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड थोड़ी है, और वो चीज़ हमने यहाँ से भी देखी थी, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में भी आप देख सकते हैं। ओरिजिन पे ये वेल बिहेव्ड है, लेकिन ये ओरिजिन पे वेल बिहेव्ड नहीं है, रो का फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है।
जैसे जैसे रो घटता है ये -1/0 दैट इज़ -∞ टाइप का बनता है, फिगर में भी दिख रहा है। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन हम लगाएं, जो उस कंडीशन को मैंने यहाँ रो के टर्म में लिखा है, दोनों की नियर ओरिजिन बिहेवियर को, जिसको मैंने पिछले पेज पे लिखा था JL रो इज इक्वल टू रो पावर L अपॉन 2L+1 डबल फैक्टोरियल, रो की जगह इस समय KR रख दिया है। ऐसे ही NL रो का बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर R इक्वल टू 0 पे जाके डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का पार्ट नहीं हो सकता है। तो हमारा तो काम और भी आसान हो गया। इस समय रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल क्या होगा, JL KR अपार्ट फ्रॉम सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आपको कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा जो कि L की वैल्यू पे डिपेंड कर सकता है, तो उस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का नाम मैंने C लिखा, सम कांस्टेंट, लेकिन वो L की वैल्यू पे डिपेंड कर सकता है। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। वो बेसल्स फंक्शंस का डिस्कशन मैंने इसीलिए किया था, उस डिस्कशन के बाद हमें ये पता है अगर पोटेंशियल किसी रीजन में कांस्टेंट है तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये या ये है। अब इनमें से पिक करने की बात थी, बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा था, इस समय केवल JL सेटिस्फाई कर रहा था, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया रेडियल इक्वेशन का ये। अगेन इस केस में आपको और कोई कंडीशन नहीं मिल रही है, जिन्हें हम क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। जितने केसेस हमने और डील किए हैं, चाहे 1 डायमेंशन में चाहे 3 डायमेंशन में, सॉल्यूशन के साथ साथ कोई कंडीशन भी लग जाती है आप पे कि फाइनाइट सॉल्यूशन की डिमांड के कारण K की वैल्यू इस तरह से रिस्ट्रिक्ट होती है, और K की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट होती है तो एनर्जी की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट होती है, क्वांटाइजेशन मिलता है। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनफैक्ट कार्टेशियन सिस्टम से में जब हमने इसे सॉल्व किया था, वहाँ से आप ये जानते हैं 3 डायमेंशन में हो या 1 डायमेंशन में फ्री पार्टिकल, उसकी एनर्जी का क्वांटाइजेशन नहीं होता है। ओके दिस, तो क्वांटाइजेशन नहीं है, ठीक है दिस। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा फ्री पार्टिकल का, स्फेरिकल वाला पार्ट इंटू रेडियल पार्ट, और रेडियल पार्ट आपने अभी निकाला, वो केवल कितने के बराबर है, स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन JL KR अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका दिस, तो सॉल्यूशन डन। दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अलावा कार्टेशियन में भी हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था, e⁻± मैं प्लस माइनस साइन को ड्रॉप कर रहा हूँ, दैट इज इम्प्लाइड। अब आपने उसी फ्री पार्टिकल का एक सॉल्यूशन ये निकाला वेव फंक्शन सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन ये निकाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, दिस इज कार्टेशियन सॉल्यूशन, दिस इज स्फेरिकल पोलर सॉल्यूशन। तो ये इन दोनों में क्या कनेक्शन है, क्या ये इसके बराबर है, सीधे सीधे बराबर नहीं होगा। इसको इस तरह समझो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन आप या तो sin kx या cos kx या e⁻ या e⁻−kx लिखते हैं, या तो ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या ये दो। तो क्या e⁻kx sin kx के बराबर होता है, या क्या e⁻kx cos kx के बराबर होता है? नहीं, वो तो इन दोनों के किसके बराबर होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे आप एक तरीके से सॉल्व करके ये वाले सॉल्यूशन लाए रेडियल इक्वेशन की, और दूसरी तरफ से सॉल्व करके ये वाले इक्वेशन लाए, सॉल्यूशंस लाए। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है, इस तरह के सारे सॉल्यूशंस का क्या है, सुपरपोजिशन। ये सोचो, ये सॉल्यूशन नंबर 1 था, 2 था, और भी होते, और दूसरे तरीके से आप ये वाला सॉल्यूशन लाए, तो ये वाला सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली इनमें से किसी एक के बराबर नहीं है, पर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट। तो ऐसी बात है, यहाँ L की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको एक थोड़ी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। L = 0 के लिए एक सॉल्यूशन मिला, L = 1 के लिए दूसरा, L = 2 के लिए दूसरा, 3 के लिए दूसरा, और L की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए M की वैल्यू भी आएगी। तो L और M के कई अलग अलग आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 सॉल्यूशन के, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, L = 0 के लिए, L = 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और फिर उसके अंदर M की वैल्यूज़ भी। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो जो आपको कार्टेशियन में ये वाला सॉल्यूशन मिला है, ये इस तरह के सारे सॉल्यूशंस का सुपरपोजिशन है। जैसे e⁻kx sin kx और cos kx दो ही सॉल्यूशन थे, उनका सुपरपोजिशन है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये इस तरह के सारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको जो सॉल्व करके सॉल्यूशन मिला, उस तरह के सारे सॉल्यूशंस का क्या है, सुपरपोजिशन। इन प्रिंसिपल दिस सम कैन रन फ्रॉम L = 0 to ∞, और इसके साथ वैसे एक M समेशन भी होगा, M की वैल्यू -L to +L, फॉर ईच वैल्यू ऑफ L M रन्स फ्रॉम -L to +L, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ क्यों मैंने आपको बताई, बाद में आप फ्यूचर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे स्कैटरिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग की हम बात करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे चीज़ की, इसको हम कहते हैं, हमने एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू पार्शियल वेव्स। ये है प्लेन वेव, 3 डायमेंशनल प्लेन वेव। और प्लेन वेव का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें मोमेंटम की वैल्यू डेफिनेट होती है। प्लेन वेव जो है, इसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट होती है, प्लेन वेव का एक्सटेंट सब जगह होता है, तो पोजीशन अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट होती है, लेकिन इसका मोमेंटम स्पेसिफिक होता है। ये K बेसिकली इसके मोमेंटम की वो है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, इसीलिए मैंने लिखा है मोमेंटम आइगन स्टेट।
एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव, ये प्लेन वेव जो कि एक मोमेंटम आइगन स्टेट भी होती है, उसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं किस फॉर्म में, ये यहाँ पे जो टर्म है ए एल तो कोफिशिएंट्स हैं, कितना कितना किसका कॉम्बिनेशन है, जैसे कॉस ई टू द पावर आइटा के एक्स में कॉस के एक्स का तो 1 पार्ट आता है और साइन के एक्स का आता है आइटा पार्ट, 1 इंटू कॉस एक्स प्लस आइटा इंटू साइन एक्स, ओके, कितना कितना पार्ट, तो ये ए एल वो बता रहे हैं इस सॉल्यूशन का कितना पार्ट आएगा, एल इक्वल टू 0 वाले का कितना पार्ट आएगा वो A0 बताएगा, एल इक्वल टू 1 वाले का पार्ट A1 बताएगा, एल इक्वल टू 2 वाले का पार्ट A2, तो ये कोफिशिएंट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने प्लेन वेव को पार्शियल वेव्स, इस पार्ट को मैं पार्शियल वेव कह रहा हूँ, ठीक है, पार्शियल वेव्स के टर्म में ब्रेक किया है। और ये पार्शियल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये पार्शियल वेव्स में आप एल देख रहे हैं, एल की वैल्यू आने का मतलब आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ये पार्ट माना एल इक्वल टू 0 की बात करें, J0 KR Y0 M थीटा फाई, ये एक ऐसी वेव है जिसे हम कहेंगे पार्शियल वेव, एल इक्वल टू 0 वाली पार्शियल वेव या एस पार्शियल वेव, लेकिन उस पार्शियल वेव का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कुछ डेफिनेट मोमेंटम है। क्यों, एंगुलर मोमेंटम तो एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इसके एक एक कंपोनेंट को देखें, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स का सुपरपोजिशन कर रखा है, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या है, एक पर्टिकुलर पार्शियल वेव जिसके एंगुलर मोमेंटम की कोई फिक्स्ड वैल्यू है, एल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, एल की पर्टिकुलर वैल्यू मतलब एंगुलर मोमेंटम की पर्टिकुलर वैल्यू। तो इसीलिए ये जो फिनोमेना यहाँ पे आपको दिख रहा है, इक्वेशन जो दिख रही है, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ अ प्लेन वेव इनटू पार्शियल वेव्स। और प्लेन वेव होती है मोमेंटम आइगन स्टेट और पार्शियल वेव्स होती हैं डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम वाली वेव्स, ओके। स्कैटरिंग थ्योरी में इसको यूज किया जाता है। दिस सॉल्यूशन जब भी आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एल और एम आया, तो यहाँ पे आपको एल और एम की रेंज भी लिखनी चाहिए। एल और एम क्वांटम नंबर्स मिले हैं, जब आप इसको उसमें सॉल्व करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, आपको एक भी क्वांटम नंबर नहीं मिलता है, लेकिन स्फेरिकल पोलर में जब आपने सॉल्व किया, एल और एम वाले क्वांटम नंबर तो आपको मिल ही रहे हैं, एंगुलर पार्ट के सॉल्यूशन में ये तो जनरेट होंगे ही होंगे, और एल और एम की वैल्यूज़ की रेंज भी आपको लिखनी चाहिए कायदे से इसके साथ। तो 2 क्वांटम नंबर एल और एम तो जनरेट हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा क्वांटम नंबर जनरेट नहीं हुआ जो एनर्जी से रिलेटेड हो। आप बाकी के केसेस देखिए, हाइड्रोजन एटम देखिए या कोई भी और केस देखिए, बाकी क्वांटम नंबर जो भी ओरिजिनेट में हों, लेकिन लास्ट में जब हमारा साई पूरा का पूरा निकल के आता है, तो साथ में एक क्वांटम नंबर ऐसा भी जनरेट होता है जो एनर्जी की वैल्यू को फिक्स करता है, एनर्जी को क्वांटाइज करता है। यहाँ पे एल और एम एनर्जी से किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर, एंगुलर मोमेंटम बिहेवियर से रिलेटेड है, जेड एक्सिस बिहेवियर ऑफ एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और एनर्जी के साथ जनरेट होने वाला इस समय कोई क्वांटम नंबर भी नहीं है, जैसे हाइड्रोजन एटम में एन आता है, ऐसा कोई क्वांटम नंबर नहीं है। तो इस केस में एनर्जी सिंपली कितनी है, ये इतनी कैसे हुई, के स्क्वायर बराबर था 2me/h×2, तो उसको मैंने वो करके लिख दिया। के की इस समय कोई भी वैल्यू हो सकती है, के का क्वांटाइजेशन नहीं हुआ, तो ई की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस 0 से ज़्यादा होगी। के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ये इक्वल टू 0 है। अगर एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता तो आप बोलते या तो ये वाली एनर्जी पॉसिबल है या ये वाली पॉसिबल है या ये वाली। इस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एनर्जी की सारी वैल्यू पॉसिबल है, ये वाली भी और इससे बगल वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी। उसको हम ज़्यादा बेटर ऐसे दिखाते हैं, ये सारी की सारी एनर्जी की अलाउड वैल्यूज़ हैं। शेडेड रीजन जो है, इसमें कोई भी लेवल आप पकड़ लें, ये एनर्जी इस सिस्टम की हो सकती है। तो फ्री पार्टिकल में अगेन आप एनर्जी का क्वांटाइजेशन नहीं दिख रहा है, एनर्जी का जो वो है स्पेक्ट्रम है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है इस समय, ठीक है। सारी एनर्जी वैल्यूज़ अलाउड है, मिनिमम एनर्जी 0 है, इन प्रिंसिपल इन्फिनिटी तक की कोई भी एनर्जी हो सकती है। जैसे जैसे पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ेगा, P = h×k, तो मतलब उसका K बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी में यहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं मिल रहा है, और ये है आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्यूशन, ओके। इसके बाद हम कांस्टेंट पोटेंशियल का एक और केस डील करेंगे, स्क्वायर वेल पोटेंशियल इन 3 dimension, दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द टाइम बीइंग।